गुड मॉर्निंग। मैं पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ। उसका नेक्स्ट वीडियो है आकलन का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण। इसके अंदर वर्गीकरण के अंदर उद्देश्यों का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। उसके लिए शिक्षक को बड़ी लगन से परिश्रम करना पड़ता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव के में किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं होता। उद्देश्यों को ठीक प्रकार से व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में न लिख पाने पर एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें हम शून्य की अवस्था करते हैं। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार के अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। फलतः परिणाम होते हैं वह उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसे भी हम कोई भी कार्य करते हैं उसको देखने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है और जो भी कार्य करते हैं उसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है, जिससे आप उसको बटे हुए को छोटे छोटे रूप में समझ सकें। सबसे पहला है पूर्व सूचना आकलन। पूर्व सूचना आकलन का प्रयोग शिक्षार्थी के आरंभिक व्यवहार अथवा निष्पादन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर निम्न प्रश्न के उत्तर सामने आते हैं। पहला है नियोजित अनुदेशन आरंभ करने के लिए विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल का स्तर क्या है या वांछित ज्ञान तथा कौशल है या नहीं। दूसरा है अभी तक विद्यार्थी किस सीमा तक बोध एवं कौशल का स्वयं में विकास कर चुका है, जो कि नियोजित अनुदेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी की रुचि, कार्य करने की आदतें तथा व्यक्तिगत विशेषताओं की सीमा तक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण का कौन सा तरीका दूसरे से उत्तम है। जैसे उपरोक्त तीनों प्रकार के उत्तरों के आधार पर पढ़ाने के तरीकों का निर्धारण किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के आरंभ में विद्यार्थी के ज्ञान, समझ एवं कौशल का परिचय करना, उनका स्थापना करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनके लिए कौन सा सीखने का तरीका अधिक लाभदायक होगा। ये आपका हो गया पूर्व सूचना आकलन। अभी निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है। इसका अर्थ मूल कारण है कि जानना व रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सा किसी रोग के लक्ष्य एवं विभिन्न परीक्षणों के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियाँ, सीखने संबंधी कठिनाइयाँ एवं दोषों का पता निदानात्मक करता है। फिर जैसे इसकी यह परिभाषा है कि निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयाँ और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। अब ये निदानात्मक आकलन या निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षा का ही एक भाग है, जिसकी महत्ता संभव सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से कहीं अधिक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में इस प्रकार के अनेक परीक्षण का प्रचलन है, जिसके संबंध में योकम एवं स्पिनर ने यह कहा है कि निदान परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिक द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के और यथासंभव उस कठिनाई के कारण को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। अब निदानात्मक आकलन के उद्देश्य।
निदानात्मक आकलन का ध्येय परीक्षित किए जाने वाले एक या एक से अधिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा कमजोरी की जांच करना होता है। इसमें शिक्षकों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उनकी शिक्षण विधि और विद्यार्थियों के ग्रहण शक्ति कहाँ तक सफल या असफल रहेगी। नेक्स्ट है विद्यालयी विषय में छात्रों की कठिनाइयों को ढूंढना, जिसके कि आवश्यक उपचार शिक्षण प्रदान किया जा सकता। वैधानिक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अध्यापन प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी भी भाषा में भाषी तत्वों का अर्जन में सम्मानित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा अथवा अन्य विषयों के आंतरिक विशिष्ट एवं कमजोरियों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार निदानात्मक आकलन के उद्देश्यों में ही उनका महत्व एवं आवश्यकता निहित है। इनके महत्व को देखते हुए आज समस्त क्षेत्रीय स्तरों पर इनका प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। एक सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह इनका ज्ञान रखे। इसके ज्ञान के अभाव में अध्यापक सदैव असफल रहेगा। इस तरह से निदानात्मक परीक्षण के इसका निर्माण कैसे होता है? जिस विषय की निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना होता है, सर्वप्रथम उस विषय का विश्लेषण किया जाता है तथा यह निश्चित किया जाता है उस विषय में योग्यता मानव के लिए हमें उस विषय में किन मूल प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों, तथ्यों अथवा मूल प्रक्रिया को विशेष महत्व देना है। दूसरा, विद्यार्थियों को उन मानसिक योग्यताओं जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण संबंधी स्थापना आदि का भी विश्लेषण करना है, जो उपरोक्त विषय वस्तु से सीधा जुड़ता है। नेक्स्ट, प्रत्येक मूल्य, प्रत्यय, सिद्धांत, नियम आदि मानसिक क्रियाओं पर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न सरल होते हैं तथा सरल से कठिन के क्रम में लिखे जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति केंद्रित तथा समूह केंद्रित दो प्रकार का होता है। प्रथम में व्यक्ति कमजोरियां एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर परीक्षण बनाया जाता है, जबकि दूसरे में सामूहिक त्रुटियां एवं कमजोरियों को ध्यान में रखकर परीक्षण पदों का निर्माण किया जाता है। परीक्षण पदों में निर्माण हेतु छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य एवं विशिष्ट त्रुटियों को एकत्रित किया जाता है। निदानात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सोपान है। निम्नलिखित सोपान है, इसके अंदर कैसे कैसे अपने को करना है। पहला है निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। कमजोर, असमायोजित, असफल, कम उपलब्धि प्राप्त छात्र जिन्हें निदान की आवश्यकता हो, ऐसे छात्रों का चयन किया जाता है। चयन का आधार अध्यापक का अनुभव, विद्यालय में हुई विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षण फल, साक्षात्कार तथा बुद्धि परीक्षण से होना चाहिए। दूसरा है छात्रों के कठिनाई स्थलों को खोजना। सीखने में बालक की कठिनाइयों की जांच करने के लिए नैदानिक तत्व तथा उपलब्धि परीक्षण की सहायता की जा सकती है। इससे विषय विश्लेषण की मूल प्रक्रियाओं में सिद्धांतों इत्यादि पर आधारित कठिनाइयों की मात्रा तथा कठिनाई स्थलों का पता लगाया जा सकता है। थर्ड है कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण। अध्यापक अपने तथा पूछताछ के द्वारा विद्यालय
कारणों, व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक कारणों इत्यादि कारणों का अनुमान लगाता है। चौथा है उपचारिकता की प्रक्रियाएं। छात्र की कमजोरियों का निदान होने पर दूर करने के उपाय किए जाते हैं तथा उपचार कार्यक्रम बताया जाता है। नेक्स्ट है त्रुटियों को रोकना। छात्र के संबंधी जो भी गलतियां हुई है भविष्य में न करे उसके लिए बहुमुखी योजना तैयार करनी पड़ेगी, जिससे बालक को सीखने का अच्छा वातावरण मिल सकता है। इस प्रकार से मिल सके प्रशासित करके यह देखना पड़ता है कि बालक अधिक सूक्ष्म विषयों को सीखने की तैयारी है या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ सुधार में ही छात्र की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए सुधार का जो मार्ग, तरीका, उपाय या विधि अपनाई जाती है उसे विस्तार से करते हैं। और जब अधिगम कठिनाई का सुधार करने हेतु शिक्षण किया जाता है तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। स्पिसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधि का विकास करना पड़ता है। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण एक दूसरे के पूरक है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की त्रुटियों के आधार पर अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगता है। इन कठिनाइयों के कारण अलग अलग होते, इसीलिए इन्हें सुधारने में शिक्षक तथा अनुदेशन की व्यवस्था पृथक रूप से की जाती है। इसके उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। निदानात्मक तथा उपचारक दोनों क्रियाएं एक साथ ही संपादित होती है। दोनों का अंतिम चरण उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना होता है। अब नेक्स्ट है उपचारात्मक प्रक्रियाएं। उपचारात्मक शिक्षण की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, चूँकि प्रत्येक छात्र की कठिनाई अलग होती है, अतः प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कभी कभी पुनर्शिक्षण से ही कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। अन्य स्थिति में अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, भावनात्मक कठिनाइयाँ, सामाजिक कठिनाइयाँ आदि आती है। इसके अंदर कठिनाई के कारण आती है। प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण शिक्षण हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रक्रिया होती है। अब ये उपचारात्मक प्रक्रिया के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला है अनुवर्ग शिक्षा। सामान्य कक्ष में तथा व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को हल करने का अवसर शिक्षक को नहीं मिल पाता, इसलिए कक्षा को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है एवं अनुवर्ग को एक शिक्षण द्वारा सभी कठिनाइयों के समाधान में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है। अनुक्रम शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, छात्र शिक्षण, निकट संपर्क, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत कठिनाइयों का समाधान तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था का सिद्धांत निहित होता है। नेक्स्ट है स्वामित्व अधिगम आव्यूह। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक V.M. ब्लूम है। उसमें सामान्य कक्ष शिक्षण, पुनर्बलन प्रविधि, सुधारात्मक प्रविधि तथा व्यक्तिगत अधिगम त्रुटियों को सम्मिलित किया जाता है। कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर निम्नलिखित सोपान है।
पहला है पाठ्य वस्तु को अधिगम इकाइयों में बांटना। दूसरा, अनुदेशन उद्देश्यों का अधिगम उपलब्धियों को लिखना। तीसरा, प्रत्येक इकाई इन उद्देश्यों को अनुरूप स्वामित्व स्तर का निर्धारण या स्वामित्व स्तर के लिए 80% से 85% तक प्रश्न प्रत्येक इकाई के लिए सही करना। नेक्स्ट है प्रत्येक इकाई का सामूहिक शिक्षण करना। नेक्स्ट, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा स्वामित्व स्तर के ज्ञान करना तथा पुनर्बलन देना। स्वामित्व स्तर प्राप्त न करने वाले छात्रों को निदानात्मक परीक्षण देना। कठिनाइयों के आधार पर सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करना तथा अतिरिक्त समय अध्ययन हेतु देना। नेक्स्ट, सुधारात्मक अनुदेशन में साखी अभिक्रमित अनुदेशन, पुस्तकों, अध्ययन के अवसर, अनुवर्ग शिक्षण एवं अन्य सुधारात्मक प्रविधियों के प्रयोग द्वारा स्वामित्व स्तर की प्राप्ति में सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग एक उपचारात्मक प्रविधि के रूप में किया जाता है। इनका विवरण अभिक्रमित अनुदेशन वाले अध्याय में दिया गया है। समायोजन प्रविधियाँ। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन की कई सीमाओं के कारण, कम बुद्धि के कारण छात्र उसमें कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं। कई छात्र समायोजन नहीं कर पाते हैं, अतः अनुदेशन में समायोजन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपना समायोजन करके अपनी वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार अध्ययन कर सके। इस प्रकार समायोजन प्रविधियों में प्रविधियाँ हैं जो शिक्षार्थी को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अधिगम के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है। शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं, कौशल तथा बोध गम्यता के अनुसार अपने अधिगम को समायोजित करता है। समायोजन प्रविधियाँ शास्त्रीय अभिक्रम के अतिरिक्त द्वार पद, उपचारात्मक रूप तथा माध्यमिक मार्ग है उसका अधिक अभिक्रम अनुदेशन के अग्रिम एवं संशोधन प्रकार है। इनके द्वारा अनुदेशन सामग्री की अधिक वर्गीकृत, अधिक व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। प्रखर एवं मंद दोनों प्रकार के छात्रों के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं तथा बौद्ध गम्यता के अनुसार अध्ययन के अवसर जाते हैं। नेक्स्ट है योगम तथा समशन के उपचारात्मक शिक्षण में 5 विधियाँ बताई गई है। पहली है छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों के समय समय पर शुद्ध करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोष का व्यक्तिगत रूप में ध्यान देना। तीसरा है छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता से अनुरूप अपना सामान्य समन्वय वक्र के अनुसार समूह बनाकर शिक्षण करना। फिर है लघु समूह में विभक्त करना, उनका आवश्यकता अनुसार शिक्षण करना। कक्षा में के सभी छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियां तथा कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करना। उनके अतिरिक्त व्यक्तिगत अभ्यास मालाओं का निर्माण, सामूहिक शिक्षण, पुनर्बलन, प्रेरणा, प्रोत्साहन, व्यक्तिगत ध्यान देना तथा पृष्ठ पोषण लेना इत्यादि द्वारा भी उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण के में ध्यान रखने योग्य बिंदु। उपचारात्मक शिक्षण में ध्यान रखने योग्य निम्न बिंदु है। पहला है
छात्र जहाँ पर है कार्यक्रम का आरंभ वहीं से किया जाए और अर्थात त्रुटियों का पता लगाकर उनके निदान एवं उपचार हेतु कार्यक्रम प्रदान किया जाए। यानी छात्र जो भी पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से समझाना। अगर बच्चे को वह समझ में नहीं आ रहा है तो उसी वक्त उसे टोकना और उसकी जो भी गलतियां हैं उसे सुधारना। दूसरा है विद्यार्थी को उसकी सुधार से संबंधित प्रगति की रिपोर्ट, ग्राफ, रेखाचित्र आदि के द्वारा बताते रहना चाहिए। विद्यार्थी को जब भी आप पढ़ाने जाओ तो उसने क्या ग्राफ बनाया है, उसने क्या पढ़ा है और क्या उसकी मतलब गलतियां हैं, रेखाचित्र आदि बनाया है या नहीं बनाया है, उस रिपोर्ट को के द्वारा बताते रहना चाहिए कि उसके जीवन विज्ञान विषय में कितनी प्रगति कर ली है। नेक्स्ट है छात्रों को अभ्यास मालाएं प्रदान की जाए जिससे वे उसमें अभ्यास करके विषय में मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बार बार बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको प्रैक्टिस कराना चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो किस तरह से वो पढ़ेंगे और उसको बार बार अगर रिपीट करेंगे तो बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और छात्रों को उनकी अच्छी प्रगति उपलब्ध कार्यों के लिए सराहा जाए तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। छात्रों को जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको बार बार उसको फीडबैक देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे पढ़ करके आए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी और कोशिश करते रहो, जिससे क्या बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो अच्छी तरह से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर छात्रों को उनकी अच्छी प्रगति उपलब्ध कार्यों के लिए मतलब प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। छात्रों के अभ्यास कार्य में विभिन्नता हो जिसमें उसमें मानसिक थकान शीघ्र उत्पन्न हो। मतलब आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाओ, अलग अलग तरीके से पढ़ाओ, जिससे अगर एक ही बार आपने रीडिंग लगाई या ऐसे ही उनको समझा दिया किताब खोल करके तो उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, जिससे उनको लगेगा कि हम अलग अलग और उनको थकान भी नहीं होगी और उनको लगेगा कि हमें ये लेसन अच्छी तरह से याद हो गया। अध्यापक का व्यवहार उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अध्यापक की भूमिका रहती है उपचारात्मक, यानी जैसे ही उनको बता दिया ऐसे ही करना है, ध्यान नहीं देते तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर उन्होंने ध्यान से बच्चों को पढ़ाया तो वह विभिन्न अभ्यास करेंगे और वह अच्छी तरह से भूमिका को निभा पाएंगे और जो भी आपने गृह कार्य वगैरह दिया है वह बच्चे अच्छी तरह से करेंगे। अतः अध्यापक को चाहिए कि व्यवहार उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जहाँ गलती है उन्हें डांटे भी सही और उनको आगे शिक्षा दें वो किस प्रकार से उनको पढ़ना है और माँ बाप की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, उसमें समझाना पड़ेगा। अब इसके अंदर अध्यापक को पहला पॉइंट है छात्रों को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे कि वह है। बच्चे अगर कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा होशियार है या कोई मध्यम है तो उनको उसी रूप से टैकल करो कि वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़े और समझ ले। अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसको सरल सरल प्रश्न दो और अगर जो बच्चा वो है बहुत ज़्यादा होशियार है तो उसको आगे से आगे की क्लास में जाने के लिए बताएं। नेक्स्ट है इसमें हीन भावना न आने दें। जो बच्चा कमज़ोर है उसके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए
क्योंकि अगर उसको ये कहेंगे तो बेकार है, तू पढ़ नहीं सकता है, तेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऐसे में बच्चों को क्या होगा, हीन भावना आ जाएगी और वह आगे पढ़ नहीं सकेगा। और धैर्य प्रदान करके और उसे आश्वासन देना चाहिए। छात्रों को क्या करना है, शांति से समझाना है और धैर्य प्रदान करके उसे बताना है। नेक्स्ट, मानसिक स्तर पर सीखने के लिए उसे तैयार करके सब प्रेरणा दे, यानी उसकी साइकोलॉजी को ऐसा फिक्स करने दे देना चाहिए कि वह पढ़ करके मतलब तुम्हें जो अगर अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हें आगे अच्छी नौकरी मिलेगी और उसे अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे बच्चे उस प्रेरणा से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्तर पर सीखने के लिए तैयार करना, इसे तो हुआ। नेक्स्ट है छात्रों की रुचि, क्षमता एवं व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर छात्रों की रुचि, विभिन्नता आदि को ध्यान में रख करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, अगर आप किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ाना चाह रहे हो और उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो उसे उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके उसे पढ़ाना चाहिए। अगर कोई माँ बाप बच्चे को चाहते हैं कि हमें डॉक्टर बनाना है, लेकिन आपके पास में इतना पैसा नहीं है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो बच्चा कभी भी नहीं कर सकेगा। इसलिए छात्रों की रुचि, क्षमता एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अभ्यास कार्य करें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके बच्चे का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करें। अगर शिक्षक आप पढ़ा रहा है तो उसे स्वयं अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि छात्रों की प्रतिक्रिया, सहभागिता एवं निष्पक्षता के आधार पर कर सकता है। यानी अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो उसे होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको देख करके ही उसे आगे पढ़ाना चाहिए। यदि एक उपचारात्मक कार्यक्रम में सफलता न मिले तो कार्य का स्वरूप ही बदल देना चाहिए। अगर अध्यापक एक टॉपिक को पढ़ा रहा है और उसमें अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है तो वही टॉपिक वह क्या करे कि अलग से प्रयोग करके या उसे बता करके अच्छी तरह से बताए कि वह किस तरीके से वह पढ़े। जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहा है वह उसको अच्छी तरह से समझा सके। अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फिर यदि कार्य में सजीवता लाने के लिए आकर्षक सहायक सामग्री, सरल एवं प्रभावी शिक्षक विधि का प्रयोग करें। अगर आप बच्चों को में एक्टिवता लाने के लिए है तो उसे जैसे टीचिंग एड है, ग्राफ है, ये सारे बना करके और ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना करके या कोई नक्शा ला करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वह बच्चा जल्दी से जल्दी समझेगा और उससे पढ़ने में भी रुचि पैदा होगी। कार्य में सजीवता लाने के लिए आकर्षक सहायता को सरल और सस्ती विधि का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा महंगी होती तो कोई गरीब बच्चे होते हैं, कुछ होता तो वो नहीं ला सकते। नेक्स्ट है आकर्षक सामग्री, सरल शिक्षण विधि का प्रयोग करें तथा छात्रों को संदर्भ साहित्य पढ़ने को दें। यानी जो भी शिक्षण विधि आप प्रयोग में ले रहे हैं वह अच्छी तरह से बच्चों को दे और जो भी संदर्भ उसके साथ के जो साहित्य है वह उन बच्चों को दे करके उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें कि अगर उसके जैसा ही कोई दूसरा शास्त्र उसके सामने मिला है तो वह अच्छी तरह से पढ़ा सकता है और वो बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षक रूप में कमजोर एवं पिछड़े विद्यार्थियों को
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य धारा में लाकर के उनकी योग्यता अनुसार उन्हें शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करने के योग्य बना कर उसके अधिगम की गति को बढ़ा सकेंगे। यानी जो गरीब छात्र हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको अलग अलग तरीके से पढ़ा करके उनकी योग्यता के अनुसार उनको बता करके उनको ध्यान में रख करके ध्यान में रख करके उनको अच्छी तरह से समझाना, जिससे उनकी पढ़ने की गति पूर्ण होगी। आज अपन इसका यही पॉइंट ख़त्म हो रहा है। अब आप इनके जो भी प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको दूंगी और उसको आप अच्छी तरह से भेजें, क्योंकि आप लोग अभी तक असाइनमेंट भेज नहीं रहे हैं। बहुत कम बच्चों के असाइनमेंट आ रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को अच्छी तरह से असाइनमेंट करके भेजो, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। बाकी आपकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली है। आपको अगर अटेंडेंस लेनी है तो आप असाइनमेंट सभी स्टाफ के असाइनमेंट भेजें। अब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे रहे हैं, एक छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी में से तो उसका पॉइंट हो जाता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट कल लेंगे क्लास।